हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इससे पिछला वाला लेक्चर देखे होंगे विच वाज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का 7th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग स्टाइक्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मोल कॉन्सेप्ट का, तो इसको बहुत ही आप ध्यान से समझेंगे। देखिए, स्टाइक्योमेट्री क्या होता है। इट इज कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व होते हैं उनका कितना मोल है, उनका कितना अमाउंट, अगर प्रोडक्ट है तो उसका कितना अमाउंट बना, रिएक्टेंट कितना लिया गया है, ये सब हम लोग स्टाइक्योमेट्री के बेसिस पे कैलकुलेट कर पाते हैं। और सबसे पहले हमको ये चीज का ध्यान रखना होगा, स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। कोई भी हम लोग स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए सबसे पहले हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई एक बैलेंस्ड रिएक्शन दिया हुआ है, 2A gives 3B plus 8C। लेट सपोज ये एक आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 2 मोल्स ऑफ, इसका मतलब ये है कि 2 मोल्स ऑफ A gives 2 moles of A give 3 moles of B and 8 moles of C। अगर कोई रिएक्शन बैलेंस है तो उसमें मोल मोल का रिलेशनशिप होता है। तो यहां हम लोग बोल सकते हैं कि 2 moles of A gives 3 moles of B and 8 moles of C। तो वैसे ही अगर मान लीजिए कोई ऐसा रिएक्शन लिखा हुआ है, 8A plus 2B gives 3C plus 4D plus 8C, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, और ये भी दिया हुआ है कि देखिए भाई ऐसा है कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये है कि 8 moles of A reacts with 2 moles of B, 2 moles of B to give 3 moles of C and C, 4 moles of D and 8 moles of C। इस चीज का मतलब क्या है कि 8 मोल A का रिएक्ट कर रहा है और 2 मोल B का रिएक्ट कर रहा है और 3 मोल C का बन रहा है, 4 मोल D का बन रहा है और 8 मोल C का बन रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरह जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें 2 टाइप का केस होता है। एक केस होता है सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम। सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम, सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम कहने का मतलब जैसे इस टाइप का रिएक्शन 2A gives 3B plus 4C। केस 2, more than 1 reactant सिस्टम, एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, जैसे 2A plus 4B gives 3C plus 4D, ऐसा मान के चलिए। तो दोनों ही केस का हम लोग अलग अलग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 का स्टडी करते हैं। तो देखते हैं, ये सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम पहला वाला हम लोग देखते हैं। तो जैसे ये आपको रिएक्शन लिखा हुआ है, तो इस चीज का मतलब अभी हम आपको बताए कि क्या होगा कि 2 moles of A gives 3 moles of
B and 4 moles of C। इस चीज का तो मतलब ये है, तो अगर मान लीजिए कि इसका 2 मोल दिया हुआ रहता तो बहुत ही आसानी से बोल देते कि भैया B का 3 मोल बनेगा और C का 4 मोल बनेगा। लेकिन बार बार तो ऐसा इतना आसान क्वेश्चन नहीं रहेगा कि इसका 2 मोल दिया रहेगा। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, 2A 3B प्लस 4C और इनिशियली ये दिया हुआ है कि इसका 5 मोल दिया हुआ है, रिएक्टेंट इनिशियली 5 मोल है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड मोल्स ऑफ B एंड C फॉर्म। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर A का 5 मोल दिया गया है तो B और C का कितना मोल बनेगा। तो यहां देखिए हम लोग ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, 2 मोल ऑफ A forms 2 मोल ऑफ A forms 3 मोल्स ऑफ B। जब 2 मोल A का 3 मोल B बनाता है तो 5 मोल, so 5 मोल ऑफ A will form कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 5 करना पड़ेगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/2। इसी तरीके से और भी हम लोग बोल सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ A फॉर्म 4 मोल्स ऑफ C। देखिए यहां से रिलेशन लगाते हैं, 2 मोल्स ऑफ A फॉर्म 4 मोल्स ऑफ C, लेकिन सचमुच में कितना है तो 5 मोल है, सो 5 मोल्स ऑफ A विल फॉर्म कितना हो जाएगा 4/2 इंटू 5 करना पड़ेगा, तो 10 मोल्स ऑफ C। इसका मतलब कि 5 मोल A का कितना B बनाएगा, 15/2 B बनाएगा और 10 मोल C का बनाएगा। 5 मोल ऑफ A विल फॉर्म इतना मोल्स ऑफ 15/2 मोल्स ऑफ B। तो यहां से आप देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि फाइनल सिचुएशन ऐसा हो गया कि रिएक्टेंट तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और लास्ट में ये कितना बना तो B का कितना मोल बना है 15/2 एंड C का कितना मोल बना है तो 10 मोल बना है। इनिशियली B और C भी 0-0 था। तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपल यूनिटरी मेथड से सॉल्व किए, लेकिन इसको हम लोग मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे तो उसके लिए देखिए फॉर सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम हम एक होता है मोल एनालिसिस। मोल एनालिसिस क्या होगा, देखिए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टेकन, ये अभी सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम के लिए, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट formed divided by stoichiometric coefficient of product। देखिए ये वाला हम लोग रिलेशन यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है, मोल बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो है
वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के लिए बराबर होगा। अभी सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ ए टेकन, क्योंकि आपका ए क्या है, रिएक्टेंट है, डिवाइडेड बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो मोल्स ऑफ इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई 3, इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई इट्स स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि 4 है। अब देखिए इसका यूज करके हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं मोल्स ऑफ बी एंड सी कितना बना है। तो आइए, मोल्स ऑफ ए कितना लिया गया है, तो 5 मोल लिया गया है, तो 5/2 इज इक्वल टू बी फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, तो मोल्स ऑफ बी फॉर्म्ड यहां से कितना आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा। उस वाले मेथड से भी, जो सिंपल यूनिटरी मेथड यूज किए थे, उस वाले मेथड से भी इतना ही आंसर आया था। सी का भी देख लेते हैं, तो देखिए मोल्स ऑफ ए टेकन कितना है, तो 5/2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड, तो सी फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो ये देखिए इसका मतलब मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड कितना हो गया, 10। तो हम लोग क्या करेंगे, हर बार इस तरीके का इक्वेशन बनाएंगे। सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम में भी ऐसा इक्वेशन बनाते हैं, एक से ज्यादा रिएक्टेंट सिस्टम में भी ऐसा इक्वेशन बनाते हैं, हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हम लोग सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसमें इस तरीके का आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चाहे आप सिंपल यूनिटरी मेथड यूज कीजिए या ये वाला मेथड यूज कीजिए, आप दोनों से ही सॉल्व कर सकते हैं, आंसर बराबर है। तो देखिए ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले क्या है, ये तो सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम आपको दिख रहा है, तो इसका मास गिवन है। इससे पहले जो था मोल गिवन था, अभी मास दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट करेंगे, तो 32 प्लस ये 48 कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80 ग्राम आ गया, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां से सबसे पहले इसको हम लोग मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 3 मोल हो गया। अब देखिए सिंपल मोल मोल रिलेशनशिप लगा सकते हैं, तो क्या हम लिखेंगे, मोल्स ऑफ SO3 टेकन डिवाइडेड बाई इट्स स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। सॉरी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस किए तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो देखिए ये कितना हो गया, 2 सल्फर हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। सबसे पहला काम होता है रिएक्शन को देख के आप सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे, अगर बैलेंस है तो आगे लिखेंगे, क्योंकि जो हम मोल मोल रिलेशनशिप लिख रहे हैं वो बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए ही ट्रू है। तो अब हम लोग बैलेंस कर चुके हैं, तो मोल ऑफ SO3 टेकन बाई इट्स स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट विच इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ SO2 फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई its stoichiometric coefficient which is equal to 2 is equal to moles of O2 formed, O2 gas formed divided by इसका stoichiometric coefficient क्या है, तो 1 है। अब देखिए SO3 का कितना मोल आया था, तो 3, तो 3/2 is equal to moles of SO2 formed divided by 2। इसका मतलब moles of SO2 formed is equal to 3 moles। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड वॉल्यूम ऑफ SO2 and O2 गैस formed at STP। तो सो वॉल्यूम ऑफ SO2 at STP कितना हो जाएगा, 3 इंटू 22.4 लीटर्स। इसी तरीके से
हम लोग ये इन दोनों के बीच में भी रिलेशन लगाएंगे, इन दोनों के बीच में भी रिलेशन लगाएंगे। तो मोल्स ऑफ SO3 टेकन कितना था, तो 3/2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ O2 फॉर्म डिवाइडेड बाई 1। तो यहां से लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ, यहां देखिए क्या हुआ, मोल्स ऑफ O2 फॉर्म्ड कितना हो गया 3/2, इसलिए वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर्म्ड एट STP कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू 22.4 लीटर्स। तो ये हो जाएगा 11.2, बाकी का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 11.2 लीटर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 367.5 ग्राम KClO3 इज हीटेड, हाउ मेनी ग्राम KCl एंड ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इवॉल्व्ड एट STP। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमको इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो देखिए KClO3 को हीट करेंगे, KCl प्लस O2 मिलेगा। अब इसको बैलेंस करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 2 लगाएंगे, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 3। तो ये मेरा बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे, इसका मास गिवन है, तो मास इसका लिख दीजिए 367.5। अब इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है ना, चेक करके देख सकते हैं। K 39 हो गया, ये हो गया 35.5, ऑक्सीजन 48, तो यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि इसका 3 मोल आ गया, तो हम मोल मोल रिलेशनशिप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ KClO3 टेकन डिवाइडेड बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 2 है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl फॉर्म डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 formed divided by 3। देखिए मोल्स ऑफ KClO3 कितना लिया गया है 3, तो 3/2 इज इक्वल टू KCl formed डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब KCl का कितना मोल बना है 3 मोल। तो मास ऑफ KCl formed ये कितना हो जाएगा 3 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl। तो देखिए ये हो जाएगा KCl के लिए 39 एंड 35.5, तो 0.5 ये हो गया 4 और ये हो गया 7, तो 74.5। तो ये कितना हो गया 223.5 ग्राम। मास ऑफ KCl फॉर्म्ड ये आ गया। इसी तरीके से इन दोनों में रिलेशन लगाएंगे, तो इन दोनों में रिलेशन लगाएंगे तो कितना होगा, मोल्स ऑफ KClO3 टेकन कितना था, तो 3/2 इज इक्वल टू O2 फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। इसका मतलब O2 फॉर्म्ड कितना हुआ है 9/2 मोल बना है। तो मास भी इसका निकाल सकते हैं, मास ऑफ O2 फॉर्म्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2 इंटू 32। तो ये देखिए ये हो गया 16, तो ये कितना हो जाएगा 144 ग्राम। तो ये आपका पहला हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग सॉल्व किए। तो सेकेंड वाला देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व्ड एट STP। तो हम लोग इसके लिए क्या रिलेशन लगाएंगे, वही चीज, मोल्स ऑफ KClO3 टेकन
डिवाइडेड बाई इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए KClO3 का कितना मोल था, 3 मोल था, तो 3/2 इज इक्वल टू O2 फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई 3, तो O2 फॉर्म्ड मोल्स ऑफ O2 फॉर्म्ड ये कितना आ गया आपका 9/2 आ गया। इसलिए वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व्ड एट STP कितना हो जाएगा 9/2 इंटू क्या करना पड़ेगा 22.4 लीटर, तो ये 11.2 आ गया। इसको अगर आप करेंगे तो ये आ गया 800.8 लीटर्स आ जाएगा। तो ये सेकंड हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हम लोग केस देखे थे उसमें एक ही रिएक्टेंट था। अब मान लीजिए कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, तो उसको हम लोग सेकंड केस में देख रहे हैं मोर देन वन रिएक्टेंट सिस्टम, यानी कि जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो इसमें दो तरह का केस एराइज होगा। जनरली हम लोग दो रिएक्टेंट सिस्टम देखेंगे, मतलब दो रिएक्टेंट्स होंगे आपके। तो पहला केस उसमें ये होगा कि एक रिएक्टेंट आपका एक्सेस में होगा तो दूसरा रिएक्टेंट कम अमाउंट में होगा, या फिर दूसरा ऐसा केस बनेगा कि दोनों ही रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएंगे। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा, मतलब क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि एक रिएक्टेंट एक्सेस में है तो एक रिएक्टेंट लिमिटिंग अमाउंट में है, या फिर क्वेश्चन से ये भी पता चल जाएगा कि दोनों रिएक्टेंट्स रिएक्शन के दौरान क्या हो जा रहे हैं, कंज्यूम हो जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला देखते हैं, ए वाला केस हम लोग देखते हैं कि जब एक रिएक्टेंट एक्सेस में हो और दूसरा रिएक्टेंट लिमिटिंग अमाउंट में हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमको लिमिटिंग रिएजेंट देखना होगा। लिमिटिंग रिएजेंट, the reactant which is present in least amount and get consumed totally during reaction is called limiting reagent, मतलब रिएक्टेंट का वो पार्ट जो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। इसको आप LR से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक होता है एक्सेस रिएजेंट, नाम से ही पता चल जा रहा है एक्सेस रिएजेंट। रिएक्शन के टाइम पे जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो जो रिएक्टेंट बचा हुआ रहेगा उसको हम लोग एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। तो द रिएक्टेंट which is present in excess amount, और एक्सेस रिएजेंट रिएक्शन के दौरान कभी भी पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं होता है। सम अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट आफ्टर completion of reaction। तो देखिए ये टू रिएक्टेंट सिस्टम वाला प्रॉब्लम है। सबसे पहले देखिए ये टू रिएक्टेंट सिस्टम वाला प्रॉब्लम है, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप उसमें लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट फाइंड करेंगे।
तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने का मेथड क्या है? फॉर, देखिए रिएक्टेंट्स के लिए मोल डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो जिसके लिए कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। फॉर रिएक्टेंट्स मोल बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फॉर, यहाँ पे रिएक्टेंट ए और बी है, तो फॉर ए के लिए जरा चेक किया जाए। तो ए के लिए मोल बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो क्या है? 2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका रेशियो 1 आया। फॉर बी के लिए मोल बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो क्या है? 2/2/3, तो ये 2/3 है। अब इसमें से आप क्लियरली देख सकते हैं कि बी के लिए जो रेशियो है वो कम है। दिस रेशियो इज लेस। सो इसका मतलब क्या है? सो हियर बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। बी जो आपका है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ए क्या है? यानी कि ए एक्सेस रिएजेंट है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे बी लिमिटिंग रिएजेंट है और ए क्या है? एक्सेस रिएजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट्स के लिए मोल बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो जिसके लिए कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा और जिसके लिए ज्यादा हो गया वो एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर रिएक्टेंट मोल बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो जिसका लेस होगा इट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। और मोल बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो जिसके लिए ज्यादा होगा इट विल बी एक्सेस रिएजेंट। तो ये क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। अभी हम लोग इसमें लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट डिसाइड कर चुके हैं। देखिए बी मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है और ए मेरा एक्सेस रिएजेंट है। तो आपसे इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि सी और डी का कितना मोल बनेगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। देखिए जब रिएक्शन होगा तो जो लिमिटिंग अमाउंट में होगा वो तो खत्म हो जाएगा और जो एक्सेस अमाउंट में होगा वो थोड़ा सा बच जाएगा। इसका मतलब ये है कि बी तो लिमिटिंग रिएजेंट है और ए एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुनिए, अगर बी खत्म हुआ तो उसी समय ये रिएक्शन रुक जाएगा क्योंकि ए और बी दोनों मिल के रिएक्ट कर रहा है। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो तो पहले खत्म हो जाता है। तो अगर एक बी खत्म हो गया यहाँ पे तब उसी समय रिएक्शन रुक जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर भी ये वाला इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं कि मोल्स ऑफ LR टेकन डिवाइडेड बाई इट्स स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C formed divided by its stoichiometric coefficient is equal to moles of D formed divided by its stoichiometric coefficient। अब एक चीज देखिए, इस समय हम ये तो नहीं पता लगा सकते कि ये कितना बचा होगा, लेकिन यहाँ पे हम ये जरूर देख सकते हैं कि जब लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हुआ होगा उस समय एक्सेस रिएजेंट जो है वो कितना रिएक्ट कर गया होगा। तो यहाँ पे ये भी चीज हम लोग लिखते हैं, मोल्स ऑफ ER रिएक्टेड, एक्सेस रिएजेंट रिएक्ट
यहाँ पे रिएक्ट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये एक्सेस में है। जब ये लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो गया होगा तब एक्सेस रिएजेंट कुछ रिएक्ट कर गया होगा लेकिन खत्म नहीं हुआ होगा, तो टोटल हम एक्सेस रिएजेंट नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे वही रेशियो निकलेगा जो एक्सेस रिएजेंट रिएक्ट किया होगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इस तरीके का इक्वेशन हम लोग फॉर्म करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले आप अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट टेकन कितना है, 2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3 इज इक्वल टू सी फॉर्म्ड। तो सी फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय क्या लिखें, कोफिशिएंट इसका 4 है, तो सी फॉर्म्ड कितना हो गया, 8/3 मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड आ गया 8/3। इसी तरीके से डी के लिए इक्वेशन लिखिए, तो 2/3 विल बी इक्वल टू डी फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है डी का, 3। तो ये 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया, तो मोल्स ऑफ डी फॉर्म दिस विल बी इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ डी फॉर्म। और ये भी रिलेशन हम लगा सकते हैं। तो एक्सेस रिएजेंट यहाँ पे कौन है, देखिए एक्सेस रिएजेंट ए है, इसका मतलब ये भी इक्वेशन लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट इसका कितना है, तो 2 है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट टेकन, लिमिटिंग रिएजेंट आपका बी हो गया, मोल्स ऑफ बी टेकन डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे इसका कोफिशिएंट, दिस सिंप्लाइज मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, यही हमको यहाँ पे निकालना है, ए रिएक्टेड डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ बी टेकन, लिमिटिंग रिएजेंट कितना लिया गया था, तो 2 मोल लिया गया था, तो 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ए रिएक्टेड यहां से आ गया, ए रिएक्टेड कितना आ गया 4/3। तो मोल्स ऑफ ए लेफ्ट कितना हो जाएगा, तो देखिए पहले कितना था, 2 मोल था, उसमें से कितना रिएक्ट कर गया, 4/3 रिएक्ट कर गया, 4/3 ए का मोल रिएक्ट कर गया, तो 4/3 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो गया, 2/3 मोल बच गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइनल सिचुएशन क्या हो गया, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो तो खत्म हो जाएगा, तो ये हो गया 0। ए लेफ्ट, ए कितना बचा है, तो 2 माइनस 4/3 विच इज इक्वल टू 2/3 फाइनल सिचुएशन। और सी कितना बना था, सी कितना बना था, देखिए सी 8/3 मोल बना था, तो 8/3 मोल्स, 2/3 मोल्स। और डी कितना बना है, देखिए डी 2 मोल बना है। तो यहां से हम लोग इन सब का सॉल्यूशन निकाल दिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उसमें मोल दिया हुआ था, यहाँ पे आपको मास गिवन है, N2 + H2 गिव्स NH3, फाइंड मास ऑफ NH3 गैस फॉर्म्ड, और दूसरा फाइंड मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट इफ एनी। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम होता है इक्वेशन को बैलेंस करना। तो यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस कर देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, तो सबसे पहले हमको लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना होगा। उसके लिए इसको हमको मोल में कन्वर्ट करना होगा। तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे 28 कर देंगे, तो ये ½ मोल आ गया।
और यहाँ पे अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया कितना 3 मोल। तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करने के लिए मोल बाई स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लेते हैं। तो देखिए फॉर N2 के लिए देखते हैं, N2 के लिए ये रेशियो क्या आता है, तो मोल बाई कोफिशिएंट इज इक्वल टू हाफ आ गया। फॉर H2 के लिए देखते हैं, तो H2 के लिए मोल बाई कोफिशिएंट 3/3 विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब N2 के लिए ये रेशियो कम है, तो N2 मेरा क्या हो गया, N2 विल बी माई लिमिटिंग रिएजेंट एंड H2 विल बी एक्सेस रिएजेंट। अब हम इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड, यानी कि मोल्स ऑफ H2 रिएक्टेड बाई इट्स कोफिशिएंट विच इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट टेकन, तो N2 टेकन डिवाइडेड बाई इट्स कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1 है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म बाई इसका कोफिशिएंट कितना है, देखिए तो 2 है। तो यहां से सबसे पहले हम लोग N2 टेकन, N2 कितना है, हाफ मोल है, हाफ डिवाइडेड बाई 1 तो हाफ हो गया, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म, तो NH3 फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, यानी कि NH3 का कितना मोल बना है, 1 मोल बना है। तो मास ऑफ NH3 फॉर्म्ड कितना हो जाएगा, 1 इंटू, ये सबसे पहले मोल कर लीजिए, मोल ऑफ NH3 फॉर्म्ड, इसको पूरा लिखेंगे तो ये हो गया 1 इंटू 17 ग्राम इज इक्वल टू 17 ग्राम आ गया। अब एक चीज और निकालना है, एक्सेस रिएजेंट, फाइंड मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट। तो H2 यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट है, तो यहाँ से देखिए क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ H2 रिएक्टेड डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ N2 टेकन। तो N2 का कितना मोल लिया गया था, N2 का तो हाफ मोल लिया गया था, डिवाइडेड बाई इट्स स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 1 ही हो गया, डिवाइडेड बाई 1, यानी कि ये कितना हो गया, हाफ हो गया। तो मोल्स ऑफ H2 रिएक्टेड, यहां से कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो मोल्स ऑफ H2 लेफ्ट कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2 लेफ्ट, तो पहले कितना था, 3 मोल था, उसमें से 3/2 मोल रिएक्ट कर गया, तो ये कितना बचा, 3/2 बचा। तो मास ऑफ H2 लेफ्ट, इसका मास कितना बच जाएगा, तो 3/2 इंटू 2 ग्राम विच विल बी इक्वल टू 3 ग्राम। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें दिया हुआ है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। इसमें पहला क्वेश्चन फाइंड मास ऑफ HI फॉर्म, और सेकेंड क्वेश्चन फाइंड मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट इफ एनी। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, ये मास दिया हुआ है तो इसको हम लोग मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइडेड बाई 2 ग्राम करेंगे, तो यहाँ 2 मोल आ गया। आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट 127, तो 127 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 254। तो ये देखिए ये 2 मोल, ये भी 2 मोल आ गया। अब यहाँ पे मेरा काम क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए
H2 के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, मोल बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2/1, और I2 के लिए क्या हो जाएगा 2/1। तो देखिए इसमें क्या हुआ, दोनों में वैल्यू सेम आ गया। इफ मोल बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर बोथ रिएक्टेंट्स आर सेम, जब ऐसा हो गया इसका मतलब दोनों एक ही साथ खत्म हो जाएगा। बोथ रिएक्टेंट्स विल एंड एट सेम टाइम, इसका मतलब कोई एक्सेस में नहीं बचेगा, दोनों रिएक्टेंट जो भी H2 और I2 है दोनों एक ही साथ खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम लोग किसी एक के साथ रिलेशन लगा के निकाल सकते हैं। जैसे देखिए हम लिखते हैं मोल्स ऑफ I2 टेकन, मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट टेकन लिखते हैं, तो I2 भी लिमिटिंग रिएजेंट है और H2 भी है। तो पहले I2 के साथ देखते रहते हैं। तो मोल्स ऑफ I2 टेकन बाई कोफिशिएंट है 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ HI फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई 2। तो I2 2 मोल था, 2/1 इज इक्वल टू HI फॉर्म्ड बाई 2। तो ये कितना हो गया, HI मोल्स ऑफ HI फॉर्म्ड इज इक्वल टू 4 मोल। और अगर आप H2 से भी इक्वेट कीजिएगा तो सेम ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है। हम आपको यहाँ दिखा भी देते हैं, मोल्स ऑफ H2 टेकन, देखिए बाई कोफिशिएंट इसका कितना है 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ HI फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट कितना है 2। तो यहां से लिख सकते हैं 2/1 इज इक्वल टू 2 HI फॉर्म्ड। तो यहां से भी मोल्स ऑफ HI फॉर्म्ड इज इक्वल टू 4 ही मोल आ गया। तो मास कितना बनेगा, मास ऑफ HI फॉर्म्ड will be equal to 4 into 128 हो जाएगा। तो यहां से $512 ग्राम आंसर हो जाएगा। पहले वाले का आंसर हो जाएगा 512 ग्राम, और यहाँ पे क्या होगा, नो LR। तो ये एक यूनिक क्वेश्चन हो गया जहाँ पे दोनों ही रिएक्टेंट जो थे वो लिमिटिंग रिएजेंट थे, कोई एक्सेस में नहीं था। ये हम कैसे पता किए थे, तो मोल बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो यहाँ पे सेम आ गया था। तो आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। कौन सा कैटेगरी है, व्हेन बोथ रिएक्टेंट्स गेट टोटली कंज्यूम्ड। इससे पहले हम लोग जो भी केस देखे थे उसमें क्या हो रहा था, एक एक्सेस रिएजेंट था और एक लिमिटिंग रिएजेंट था, एक खत्म हो जा रहा था, एक बचा हुआ रह रहा था। अब इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा कि दोनों ही जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्शन के दौरान खत्म हो चुके हैं। ड्यूरिंग रिएक्शन वो रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंज्यूम हो चुके हैं। तो इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे, जैसे समझेंगे कैसे कि ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो देखिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ O2 आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विथ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। कंप्लीटली रिएक्ट मतलब कंप्लीट रिएक्शन होगा, तो कंप्लीट रिएक्शन होगा तो जो भी रिएक्टेंट्स होंगे वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन लिखिए। तो ये H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो सबसे पहले आप इसको बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे 2 लिखिएगा। तो
आपको यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 4, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2/2 ये हो गया 1 मोल। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि H2 और O2 दोनों ही कंज्यूम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं मोल्स ऑफ H2 divided by its stoichiometric coefficient which is equal to 2 is equal to moles of O2 divided by coefficient is equal to moles of H2O divided by 2। यहां से क्या लिख सकते हैं, H2 का कितना मोल है, तो 1 मोल था। तो 1/2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2। इसका मतलब कितना मोल O2 का चाहिए होगा, हाफ मोल। इसका मतलब मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड will be equal to half into 32 which is equal to 16 ग्राम। ये तो पहला हो गया। और देखिए इन दोनों में रिलेशन लगा के या इन दोनों में रिलेशन लगा के मास ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं। तो मोल्स ऑफ H2 कितना था, मोल्स ऑफ H2 कितना था, तो 1 था, बाई कोफिशिएंट इसका कितना था, तो 2 था, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब मोल्स ऑफ H2 आ गया 1। तो मास ऑफ H2O 1/2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O। तो H2O का 1 मोल बना है, यानी कि मास ऑफ या अमाउंट ऑफ मास ऑफ वाटर फॉर्म इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मोल, यानी कि 18 ग्राम। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे रोकते हैं। इस पे बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी करेंगे। अभी स्टाइकियोमेट्री पे बेस्ड और भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।